नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। देश दुनिया की तमाम खबरों पर डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय कैबिनेट की 2022-23 सीजन के लिए कच्चे जूट के एमएसपी में 250 रुपए की वृद्धि को मंजूरी। हिंदुस्तान उर्वरक की 3 इकाइयों के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने का भी फैसला। दिल्ली के तीनों नगर निगमों के एकीकरण करने संबंधी विधेयक को मिली मंजूरी। 2024 तक भारत का सड़क आधारभूत ढांचा होगा अमेरिका के बराबर। लोकसभा में अनुदान मांगों पर केंद्रीय परिवहन मंत्री का बयान। 2022-23 की नागर विमानन मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक पर चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया विधेयक। विपक्षी दलों के गतिरोध की वजह से बाधित हुआ शून्यकाल और प्रश्नकाल। किसी भी हाल में राष्ट्रपति पुतिन से चर्चा को तैयार वोलोदिमीर जेलेंस्की। यूक्रेन छोड़ने वाले शरणार्थियों की संख्या 35 लाख के पार। कल से संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष सत्र। और विश्व जल दिवस आज। सतत जल प्रबंधन की जरूरत पर उपराष्ट्रपति का जोर। पानी की एक एक बूंद को बचाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। भारत ने जन भागीदारी के तहत दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि देश में ये सबके प्रयास की शक्ति का सार्थक नतीजा है कि हम ये कामयाबी हासिल कर सके हैं। भारत में अब तक कोरोना वैक्सीन की 181 करोड़ 56 लाख से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में निवेश के अवसर तलाशने के लिए श्रीनगर में गल्फ निवेश समिट का आयोजन किया गया। इस समिट में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार के पास 70,000 करोड़ रुपए का प्रपोजल है। इसमें से 27,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जा चुकी है। इससे 6-7 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड में बीजेपी को जीत दिलाने वाले पुष्कर सिंह धामी बुधवार को लगातार दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य कई केंद्रीय नेता भी मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा। पार्टी प्रदेश में लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में प्रमोद सावंत का शपथ ग्रहण समारोह 28 मार्च को होगा और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई वरिष्ठ बीजेपी नेता शिरकत करेंगे। शपथ समारोह 28 मार्च को सुबह 11 बजे पणजी के पास डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भड़की हिंसा के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल के 7 बीजेपी सांसदों ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और कार्रवाई करने की मांग की। बीजेपी सांसदों ने पश्चिम बंगाल में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी दी और केंद्र से हस्तक्षेप करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुर हाट में टीएमसी नेता की हत्या के बाद सोमवार देर रात भड़की हिंसा में 10 लोगों की मौत हुई है। इस मामले में जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। साथ ही एसडीपीओ और रामपुर के आईसी को हटा दिया गया है। मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी के नेता आजम खान ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। अखिलेश यादव ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा है। अखिलेश यादव आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य थे और हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव से करहल सीट से विधायक चुने गए थे। वहीं आजम खान रामपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक उपयोगिता और आवश्यक सेवाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले BS6 हल्के और भारी डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दे दी है। कोर्ट की पीठ ने निर्देश दिया है कि अधिकारियों को इस श्रेणी में वाहनों के पंजीकरण के लिए अदालती आदेश पेश करने पर जोर नहीं देना चाहिए। पद्म पुरस्कार के 64 विजेताओं ने आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इंडिया गेट पर मौजूद पूरे स्मारक का भ्रमण किया और शहीद जवानों को सलामी दी। राष्ट्रपति ने कल एक समारोह में 64 लोगों को पद्म अवार्ड से नवाजा था। उनमें से 54 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। उत्तरी अंडमान सागर पर गहरे दबाव के क्षेत्र के चक्रवाती तूफान के बदलने की संभावना नहीं है और इससे पहले की अपेक्षा कम गति के साथ ठांडवे में दक्षिणी म्यांमार तट को पार करने की संभावना है। अंडमान द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है और क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना नहीं है।
और अब खबरें विस्तार से। हिंदुस्तान उर्वरक की 3 इकाइयों के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने आज अहम फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड की 3 इकाइयों के लिए नई निवेश नीति 2012 की एप्लीकेबिलिटी को बढ़ाने की मंजूरी दी है, जिसमें गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी संयंत्र शामिल हैं। HURL ने 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाले गैस आधारित यूरिया कारखानों को पुनर्जीवित किया है। इन 3 HURL यूरिया परियोजनाओं की लागत 25,120 करोड़ रुपए है। इन तीनों इकाइयों में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकियां मौजूद हैं। इनमें उत्पादन शुरू होने से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में यूरिया की मांग पूरी होती है। तीनों संयंत्रों के चालू हो जाने से देश में 38.1 LMTPA स्वदेशी यूरिया उत्पादन बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज 2022-23 सीजन के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है। वर्ष 2022-23 सीजन के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,750 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 250 रुपए की वृद्धि हुई है। इसमें जूट उत्पादकों को बेहतर पारिश्रमिक का लाभ सुनिश्चित करने और गुणवत्ता वाले जूट फाइबर को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय जूट निगम मूल्य समर्थन को लेकर केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में अपना काम जारी रखेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली में 3 नगर निगमों का एकीकरण करने संबंधी विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक संसद के चालू बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। एकीकृत नगर निगम पूरी तरह से संपन्न निकाय होगा और इसमें वित्तीय संसाधनों का सम विभाजन होगा, जिससे 3 नगर निगमों के कामकाज को लेकर व्यय एवं खर्च की देनदारियां कम होंगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नगर निकाय की सेवाएं बेहतर होंगी। इसके तहत 1957 के मूल अधिनियम में भी कुछ और संशोधनों को मंजूरी दी गई है। 2011 में पूर्ववर्ती दिल्ली नगर निगम को दक्षिण दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में विभाजित किया गया था। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आत्मनिर्भर, सुखी, समृद्ध और संपन्न भारत बनाने के सरकार के संकल्प के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि 2024 तक भारत का सड़क आधारभूत ढांचा अमेरिका के बराबर हो जाएगा, जिससे विकास और आर्थिक वृद्धि होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लोकसभा में वर्ष 2022-23 के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 60,000 करोड़ रुपए की परियोजना पर काम जारी है। जोजिला सुरंग 2026 के लक्ष्य के बजाय 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हमारी सड़कें देश की समृद्धि से जुड़ी हैं और सड़कों के आधारभूत ढांचे के विकास से देश की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। आने वाले समय में रोड नेटवर्क जो ग्रीन हाईवे बना रहे हैं, उसके बाजू में लॉजिस्टिक पार्क, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेजेस बन सकते हैं। और इसके लिए भी मैं सदन को अनुरोध करूंगा कि इसमें आइए। इसमें वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज, कंटेनर यार्ड, कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग, कस्टम क्लियरेंस, डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू द पोर्ट्स, ये सब होगा और मुझे लगता है कि इसमें बहुत अच्छा फायदा होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर कानून में संशोधन किया गया है, जुर्माना भी बढ़ाया गया है, लेकिन सबके सहयोग से ही सुधार होगा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में विश्व बैंक के सहयोग से कार्यक्रम शुरू किया गया और 50% सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई। केंद्रीय मंत्री के जवाब के बाद सदन ने वर्ष 2022-23 के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। 24 दिसंबर के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, यही हमारा प्रयास होगा। और ये करते समय आपके जो भी सुझाव होंगे, आपके कहीं अगर टीका भी होगी, क्रिटिसिज्म भी होगा, तो भी उसका स्वागत करते हुए, उससे सीखते हुए हम आगे जाएंगे। वहीं राज्यसभा में आज विपक्षी दलों के गतिरोध की वजह से शून्यकाल और प्रश्नकाल बाधित हुआ, लेकिन दोपहर बाद सदन की कार्यवाही सुचारू तरीके से चली। सदन में जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2022 विचार के लिए रखा गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में विधेयक को विचार के लिए पेश किया। With your permission again, sir, I rise to move that the bill to authorize the payment and appropriation of certain sums from and out of the consolidated fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 22-23 be taken into consideration. जम्मू कश्मीर के बजट और उससे जुड़ी अनुदान की अनुपूरक मांगों पर कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने चर्चा की शुरुआत की।
उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाली की मांग की। कई और विपक्षी दलों ने भी जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव की मांग की। बीजेपी के अनिल जैन ने कहा कि एनडीए सरकार ने जम्मू कश्मीर की प्रगति में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर दिया है। इससे सामाजिक और आर्थिक विकास होगा, पर्यटन और औद्योगिकरण को मजबूती मिलेगी। So what I am trying to say, there's a complete administrative paralysis. जो वहां से इनपुट आएगा उसके बेसिस पे ये बजट बनता है। अगर उनको जो इनपुट आया है वो ऐसे लोगों से आया है जो कश्मीर की एस्पिरेशन से इतने दूर है, तो आप सोचो उस बजट का क्या है। 19 के बाद 21,943 प्रोजेक्ट्स पूरे हुए, जबकि 18-19 तक 9,000 प्रोजेक्ट्स पूरे हुए थे। इस प्रकार कानूनों के माध्यम से, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के माध्यम से कश्मीर की प्रगति में शासन के द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं। हो गया परसीमन, हो गया है तो चुनाव कराइए, तो ये संसद में फिर जरूरत न पड़े हम लोगों को डिस्कस करने की कश्मीर के बारे में। इसलिए वहां की विधानसभा को बहाल कीजिए, चुनाव कराइए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद से मुलाकात के कुछ दिनों बाद आज G23 समूह के कुछ दूसरे नेताओं के साथ बैठक की। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा और लोकसभा सदस्य मनीष तिवारी ने सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पहुंचकर उनसे मुलाकात की। कांग्रेस नेतृत्व G23 का पक्ष सुनकर मतभेदों को दूर कर और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए समाधान निकालना चाहता है। G23 समूह के प्रमुख सदस्य गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और कहा था कि फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने सिर्फ संगठन को मजबूत बनाने और आगे के विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर अपने सुझाव दिए हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शहीद दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में नवनिर्मित विप्लवी भारत दीर्घा का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री वहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। बिहार दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने राज्य के लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध ये प्रदेश विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित करता रहे। पंजाब विधानसभा ने वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 3 माह के दौरान राज्य सरकार के व्यय को पूरा करने के लिए मंगलवार को 37,120 करोड़ रुपए का लेखानुदान पारित किया। भगत सिंह, डॉक्टर BR अम्बेडकर और पहले सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमाएं लगाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के शहीदी दिवस पर 23 मार्च को राजकीय अवकाश घोषित करने का भी फैसला लिया गया। हरियाणा विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल पास हो गया है। विधानसभा में वोटिंग के दौरान कांग्रेस नेताओं ने वॉकआउट किया। इस बिल के तहत जबरन धर्मांतरण कराने की कोशिश करने वालों को 10 साल की सजा हो सकती है। आंध्र प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष तिम्मेनी सीताराम ने तेलुगु देशम पार्टी के 4 विधायकों को विधानसभा के सभी सत्रों के लिए निलंबित कर दिया है। सदन में गतिरोध पैदा करने के लिए बेंडलम अशोक, वेलागापुड़ी रामकृष्ण बाबू, रामराजू और अनागी सत्यप्रसाद को निलंबित कर दिया है। कर्नाटक सरकार कावेरी नदी पर बनने वाले मेकेदातु परियोजना के संबंध में तमिलनाडु के कदम के खिलाफ विधानसभा में एक पायलट प्रस्ताव पेश करेगी। विधानसभा में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस परियोजना को लेकर अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया और तमिलनाडु के प्रस्ताव को गैर कानूनी बताया। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। हाल के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से 1 लाख से अधिक मतों से विजयी हुए थे और 25 मार्च को दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व जल दिवस पर जलाभिषेक कार्यक्रम फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। ये कार्यक्रम कोरोना की वजह से 2 साल से बंद था। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रदेश में एक बार फिर जन भागीदारी से जल संरक्षण का अभियान छेड़ा जाएगा। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने गुवाहाटी में महात्मा गांधी पर फिल्म महोत्सव गांधी पैनोरमा 2022 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी के दर्शन और शिक्षाओं को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का यह एक अभिनय और अनूठा माध्यम है।
महाराष्ट्र में 300 करोड़ के जमीन घोटाले की जांच के लिए ईडी की टीम फिर कुर्ला स्थित गोवावाला कंपाउंड पहुंची। इसी मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को जेल जाना पड़ा था। इस मामले में नवाब मलिक न्यायिक हिरासत में है। श्रीनगर के सौरा इलाके के बलोचीपोरा में घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई, जिसमें एक कांस्टेबल शहीद हो गए। फिलहाल सेना ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान को तेज कर दिया है। झारखंड में राजभवन उद्यान लोगों के लिए खोल दिया गया है। राजभवन के उद्यान का दीदार करने के लिए लोगों को हुजूम उमड़ पड़ा है। पहले ही दिन करीब 2500 लोग पहुंचे। राजभवन उद्यान 27 मार्च तक खुला रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे और कुछ और खबरों पर डालते हैं एक नजर। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट 3 से 5 अप्रैल तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। उनकी इस यात्रा में कृषि, जल, कारोबार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहित विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने पर चर्चा होने की उम्मीद है। नफ्ताली बेनेट की भारत यात्रा की आधिकारिक घोषणा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेनेट 3 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। इससे पहले दोनों नेता नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP 26 सम्मेलन में इतर मिल चुके हैं। दोनों के बीच 16 अगस्त 2021 को टेलीफोन पर भी बातचीत हो चुकी है। प्रधानमंत्री के रूप में बेनेट की ये पहली भारत यात्रा होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ और भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का समारोह मना रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की व्लादिमीर ने कहा है कि वो अपने देश की नाटो की सदस्यता की मांग न करने की प्रतिबद्धता पर संघर्ष विराम, रूसी सैनिकों की वापसी और यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी के बदले में ही विचार करने के लिए तैयार है। नाटो की सदस्यता की मांग न करने की यूक्रेन की प्रतिबद्धता पर चर्चा के लिए तैयार है। रूस के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत की बात को दोहराते हुए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि जब तक वे राष्ट्रपति पुतिन से बात नहीं कर लेते, ये समझना संभव नहीं है कि रूस युद्ध को रोकना चाहता है या नहीं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष विराम और सुरक्षा गारंटी के संबंध में उठाए गए कदमों के बाद ही क्रीमिया और पूर्वी डोनबास क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा के लिए तैयार होगा। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने रणनीतिक लिहाज से अहम मकरीब से रूसी बलों को खदेड़ने का दावा किया है। वहीं मरियुपोल के दक्षिणी बंदरगाह पर रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। शहर से निकल रहे आम लोगों का कहना है कि बमबारी लगातार जारी है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि मकरीव के एक प्रमुख राजमार्ग को दोबारा यूक्रेनी बलों ने अपने नियंत्रण में ले लिया है, जिससे रूसी बलों को उत्तर पश्चिम से राजधानी की घेराबंदी करने की मॉस्को की कोशिशों को झटका लगा है। वहीं कई जगहों से रूसी बलों को खदेड़े जाने के बीच रूसी सेना ने यूक्रेनी शहरों पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं, जिससे आम नागरिकों पर खतरा बढ़ गया है। रूस ने पिछले 24 घंटे में कम से कम 300 हमले किए हैं। अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया है कि युद्ध शुरू होने के बाद से रूसी बलों ने अब तक 1100 से अधिक मिसाइलें यूक्रेन में दागी हैं। भारत ने ICC महिला वनडे विश्व कप मैच में बांग्लादेश को 110 रन से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 229 रन बनाए। इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 40.3 ओवर में 119 रन पर सिमट गई। भारत की तरफ से यास्तिका भाटिया ने सर्वाधिक 50 रन बनाए, जबकि शेफाली वर्मा ने 42, स्मृति मंधाना ने 30 रन का योगदान दिया। बांग्लादेश की तरफ से रितु मोनी ने 3 जबकि नहिदा अख्तर ने 2 विकेट लिए। बांग्लादेश की पारी में सलमा खातून ने सर्वाधिक 32 रन बनाए। भारत की ओर से स्नेह राणा ने 4 जबकि झूलन गोस्वामी और पूजा वस्त्राकर ने 2-2 विकेट लिए। भारत अपना आखिरी लीग मैच 27 मार्च को दक्षिणी अफ्रीका के साथ खेलेगा। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले युवा भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन विश्व बैडमिंटन महासंघ की ओर से जारी नवीनतम रैंकिंग में शीर्ष 10 में अपनी जगह बनाने में सफल रहे हैं। उत्तराखंड के 20 साल के इस खिलाड़ी ने 74,786 अंक के साथ अपनी रैंकिंग में 2 स्थान का सुधार किया और मौजूदा विश्व चैंपियन सिंगापुर के लोह कीन यीव को पीछे छोड़ते हुए 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले लक्ष्य सेन को रविवार को डेनमार्क के पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी विक्टर एलेक्सेन के सीधे गेमों में हार का सामना करना पड़ा था। विश्व जल दिवस पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने लोगों से जल की बूंद बूंद को बचाने का आह्वान किया है। इस वर्ष की थीम है भूमिगत जल अदृश्य को दृष्टिगोचर बनाना।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्व जल दिवस के मौके पर सतत जल प्रबंधन की जरूरत पर बल दिया और कहा कि वर्षा जल संचयन, वनीकरण, आर्द्र भूमि का संरक्षण, जलाशयों के पुनर्भरण जैसे जल संरक्षण तकनीकों को अपनाने में सभी को संवेदनशील बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस पर पानी की एक एक बूंद बचाने का अपना आह्वान दोहराया और कहा कि पिछले कुछ वर्षों में जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनते देखना खुशी की बात है। विश्व में जल उपलब्धता का 99% भूमिगत जल है। इस मूल्यांकन संसाधन को प्रदूषण और दुरुपयोग से बचाना आवश्यक है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।